दोस्तों, जय मेटी जी। शुरुआत करते हैं हम लोग, जब तक हमारे कुछ मित्र आने वाले बाकी हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में वैसे तो सारे डॉक्टर्स अच्छे नॉलेज रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जब बात टेबल प्रैक्टिस की आती है ना दोस्तों, तो काफी हद तक रिलेशन फेल हो जाते हैं। रिलेशन इन द सेंस, सारे डॉक्टर एक ही जैसे कॉपी एंड पेस्ट प्रोटोकॉल चलाना चलते हैं, और ज्यादातर इलेक्ट्रोहोम्योपैथ चिकित्सकों को पता ही नहीं है कि कोई भी कंपनी का पेटेंट जो होता है एक लाइन पर ठीक फिट होता है, शूट होता है। लेकिन आगे जब आप बात करते हो कि यार इसको कोई क्रिटिकल कंडीशंस हैं, आप कैसे उसको डायग्नोस करोगे, जब कैसे आप उसको ट्रीट करोगे, वहां पर हम लोगों का थोड़ा सा लॉस होता है दोस्तों। इसलिए हम जितने भी सीनियर ग्रुप मेंबर है हमारे हमारे सारे सीनियर ग्रुप मेंबर का डिस्कशन था, और उसी के बिहाफ पर हम लोगों ने एक हमारा उद्देश्य बनाया। हमारे रॉयल सोसाइटी एजुकेशन के अंतर्गत हम लोगों ने एक नया हमारा उद्देश्य तय किया इलेक्ट्रोमेपैथ का, कि गवर्नमेंट से जब इलेक्ट्रोमेपैथ की मान्यता के लिए आप ज्वाइन तो ऐसी कंडीशन में हम मान्यता कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो हम लोगों ने उद्देश्य बनाया कि हमें मान्यता के लिए लड़ाई नहीं लड़ना है, हमें कर्म करना है, और कर्म ऐसे करना है कि जो पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में याद किया जाए। और उसी के बिहाफ पर डॉक्टर के आर वर्मा सर गुड़गांव, डॉक्टर चमन सर हैदराबाद, डॉक्टर शैलेंद्र चौहान सर गुजरात, डॉक्टर चिरंजीत सर पंजाब, डॉक्टर जुगराज सर पंजाब, और हमारे एमपी के 2-3 डॉक्टर्स जो मुझे काफी समय से जानते हैं, डॉक्टर गजेंद्र दसोंदी सनावत, डॉक्टर BL बिरला भिकनगांव, इन लोगों ने, डॉक्टर राधेश्याम कुरुमरावत, डॉक्टर गिरीश पाटीदार भिलगांव, इन लोगों ने कहा नहीं सर आपका एजुकेशन अच्छा है, आप बहुत अच्छे प्रैक्टिस कर रहे हो, हम लोगों को भी कुछ सिखाओ। तो वर्मा सर के निवेदन पर आज हम लोगों ने चौथी बैच स्टार्ट की है दोस्तों। और हम लोगों का केवल उद्देश्य ये है कि 1000 डॉक्टर इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के हमारे ग्रुप में होना चाहिए, और वो भी क्लासिकल डॉक्टर होना चाहिए, और उसी श्रेणी में हम आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। जिस दिन 1000 डॉक्टर होगा उस दिन हमारी कोचिंग क्लास स्टॉप कर दी जाएगी, वो लास्ट बैच रहेगी दोस्तों। हमारे ग्रुप में काफी न्यू मेंबर्स हैं, आप बैंगलोर चले जाइए, डॉक्टर मलिका मचानी को देख लीजिए। गुड मॉर्निंग दिनेश चंद सर। तो हम लोगों का बिहाव ये कहता है कि इलेक्ट्रोम्योपैथी को हम कैसे सामने वालों को समझाएं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, डॉक्टर बनना बहुत आसान है, लेकिन एक ही दिक्कत होती है कि डॉक्टर बन के उसके गुण अपने आप में लाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है दोस्तों। डॉक्टर तो कोई भी बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, आजकल देखो हर टीचर जाकर डॉक्टर बन जाता है दोस्तों। लेकिन अच्छा डॉक्टर बनना, और वो भी ऐसे, अभी जैसे आप, छोटा सा उदाहरण, आप लोग नए अभी महाराष्ट्र में डॉक्टर सविता नौविक करके डॉक्टर है हमारे ग्रुप में, अभी अभी जुड़े हैं दोस्तों, हमारी 3rd बैच के मेंबर है, ज्यादा समय नहीं हुआ उनको, 4.5 मंथ हुआ है दोस्तों। उन्होंने वो करिश्मा कर दिखाया है जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते दोस्तों। एक पाइल्स या फिस्टुला के केस का इंसिजन पूरा वेजाना से लगाकर एनस तक का पूरा बायफर्केशन हो गया था दोस्तों, पूरा रप्चर हो गया था। जी सुरिंदर सिंह जी, गुड मॉर्निंग। तो वो रप्चर वाले पार्ट को पिछले 6 महीने से पेशेंट परेशान था, ऑन बेड था, खाना पीना छूट गया, बहुत सारा वेट लॉस हो गया उसका, और उसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारी हो गई। और नए डॉक्टर ने केवल सजेशन लिया और करा, खुद ने मेडिसिन खुद ने बनाया दोस्तों। कॉन्फिडेंट देखिए आप, सटीक मेडिसिन बना के दिया उन्होंने। A2C5G D7L1 साथ में P2N1 के 2 ड्रॉप डालकर इंटरनल, और इसी को D4 में एक्सटर्नल अप्लाई किया दोस्तों। जी विलास लोखंडे जी, नमस्ते। तो इन्हीं 2 प्रोटोकॉल, मैंने कहा आप सिंगल 2 प्रोटोकॉल चलाओ, आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं, ग्लिसरीन में बनाकर आप वहां पर स्प्रे कर दिया करो। आप मित्रों मानोगे नहीं, रिजल्ट ये है 25 डेज पर 90% बाउंड फिलअप हो चुका है, हील हो चुका है दोस्तों। आप ही के महाराष्ट्र के सेम केसेस में डॉक्टर सुनील पाटिल जी, उन्होंने अपने लेवल पर इसी प्रकार का एक केस फॉरवर्ड किया था, मैंने उनको वही प्रोटोकॉल देने को कहा था, वो भी 75% विद इन 15 डेज रिकवर हो गया। तो दोस्तों, महत्व ये नहीं है कि मैं क्या बता रहा हूं आप क्या कर रहे हो, महत्व ये है कि हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी कितनी ज्यादा एक्टिव है, कितना तेजी से काम करती है। लेकिन हम लोगों के पास दिक्कत यह है कि हम कैसे मेडिसिन सिलेक्ट करें, वही अनुभव नहीं है दोस्तों। उसका कारण है हमने कभी कोशिश नहीं की अपने आप को अपडेट करने की।
मैं 94 में BMS में ज्वाइन किया था BSc करने के बाद, और 98 में मैंने कंप्लीट किया था दोस्तों। और उसके बाद से आज तक मैं पलट के नहीं देखा। जी मौर्य जी नमस्ते। उसके बाद में मैंने अपने आप को अपडेट करने के लिए, उस समय थोड़ा सा चलन ये था कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को थोड़ा सा बैकवर्ड माना जाता था और कोई भी व्यक्ति इसको एक हीन दृष्टि से देखता था। तो मैंने उसके लिए सोचा कि मैं इसके लिए कुछ करूंगा यार, अच्छा नहीं लग रहा मुझे। मैंने बीच में किया, MD किया, और उसके बाद ये हमने फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड बनाया, कुछ डॉक्टरों को ट्रेन करना शुरू किया। धीरे धीरे हमारे एरिया में इलेक्ट्रोहोम्योपैथ का हमने अलग जगाया। आज ये कंडीशन है दोस्तों, यहाँ के SP, विधायक, सांसद जी, गुड मॉर्निंग संपत सर, सारे लोग इसको जानते हैं कि हाँ यार इलेक्ट्रोहोम्योपैथी कुछ होता है। हमारे यहाँ स्वास्थ्य मेला होता है, सबसे पहला अवार्ड हम लोग कोशिश करते हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथ को मिले। और पिछले 3 साल से दोस्तों बड़ी खुशी की बात है, पिछले 3 साल से खरगोन जिले का जो स्वास्थ्य मेला का अवार्ड है, हम लोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के लेवल पर हमारा ग्रुप अर्जित करते आ रहा है दोस्तों, जीतते आ रहा है। हम लोग डरते नहीं, उस समय किसी भी प्रकार के केस को ट्रीट करते हैं। कुछ न कुछ सीखने को मिला, और आज ये कंडीशन है कि हम लोग आपके सामने बैठे हैं दोस्तों, और गर्व के साथ कहते हैं कि जय मैटी। इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में मैटी जी ने कुछ ऐसा दिया है दोस्तों, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग टांग खींचने में लगे हुए हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की। मैं किसी को ये नहीं कहूंगा दोस्तों, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं आप लोगों से सबसे निवेदन करूंगा, आप अपने आप को अपडेट कीजिए दोस्तों। जहां आपको कुछ सीखने को मिलता है ना, आप सीखने की कोशिश कीजिए। प्रैक्टिकल में भी मैन परफेक्ट, कभी पीछे नहीं रखेगा। और मैटी जी का साहित्य इतना है, अगर 5 साल और जिंदा रह जाते तो शायद आज इलेक्ट्रोहोम्योपैथी बहुत बड़ी देन होता हमारे लिए दोस्तों, क्योंकि फार्माकोपिया नहीं बन पाया। आज जो देखो कंपनी वो अपने अपने लेवल पर फार्माकोपिया को जनरेट कर रही है, लेकिन हमारी बात है, हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथ फिजिशियन है, हमको फार्मेसी से कोई लेना देना नहीं। हमको अपने कंसीडर हमारे टेबल प्रैक्टिस में हमको 19 से रिजल्ट मिल रहा, 19 से करो। 147 से मिल रहा, 140। अरे दोस्तों बहुत रेशियो है, आप कितना अटेन करोगे? 2/6 का है, 1/15 का, 1/17 का, 1/19 का, 1/22 का, 1/47 का, 1/49 का, 1/50 का, 1/99 का, कौन सा करोगे? ये सब कंसिडरेशन वाली बात है। मैं सारी चीज बताऊंगा। हम जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथ का 16 महीने का जो कोर्स हमने स्टार्ट किया है दोस्तों, इस 16 महीने का जो कोर्स होता है, इसमें 4 महीने आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के 114 प्लांट्स प्लस जो कंपाउंड मेडिसिन है, पूरी 38 प्लस कंपाउंड मेडिसिन की पूरी स्टडी की जाती है दोस्तों। 4 महीने बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पूरा डीपली स्टडी विथ इलेक्ट्रोहोम्योपैथ रेमेडीज कैसे काम कर रही है वहां पे, विद प्रूफ। आपके ही कई सीनियर डॉक्टर्स जो आपके इस ग्रुप में जुड़ेंगे, जो आपके पुराने ग्रुप में हैं, वो लोगों द्वारा प्रूफ प्रस्तुत किया जाएगा, हाँ ये मेडिसिन, या आप लोगों के पास पेशेंट है, आप लोग सीनियर डॉक्टर्स हैं, आप केवल रोज डेली एक डिसीज का प्रोटोकॉल, डिसीज का पूरा डायग्नोसिस प्लस डिसीज का प्रोटोकॉल आप लोग यहां पर सीखेंगे दोस्तों, और साथ में उसको टेबल प्रैक्टिस में प्रूफ करेंगे। कुछ फार्मूलेज होते हैं, फार्मूले के बेस पर हम चलते हैं। कुछ फार्मूलेज होते हैं, उन फार्मूलेज को यहां पर हम लोग जनरेट करना सीखेंगे। माय रेशियो बनाना, यानी रेशियो कैसे बनाया जाता है, कोई भी डिसीज है उसका रेशियो आपको कैसे बनाना है, ये हम लोग इस ग्रुप में सीखने वाले हैं दोस्तों। तो ऐसा नहीं है, आपको सारी चीज बैकग्राउंड के हिसाब से, आपको टेबल प्रैक्टिस के हिसाब से सिखाई जाएगी दोस्तों। और जब आप टेबल प्रैक्टिस में आगे बढ़ेंगे तो वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा दोस्तों कि वाकई में ये कितना शानदार रिजल्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है दोस्तों। ये उस समय देखने को मिलेगा जब आप टेबल प्रैक्टिस में हमारे लेवल को छू जाओगे दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग इस लेवल पर जाते हैं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की अगर बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पर क्लियर नहीं है दोस्तों, बहुत सारे लोगों को नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों को चाहिए कि हमें यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं इसके बारे में पूरा डिटेल प्राप्त कर सके दोस्तों। तो हम ज्यादा बोलते नहीं है दोस्तों, जब थर्ड सेमिनार आएगा, थर्ड सेम आएगा, तब आपका पूरे सिस्टम शुरू होंगे से लगाकर लास्ट तक। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, जितनी भी डिसीजेस हैं सारे अकॉर्डिंगली, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सटर्नल सिस्टम, आपका स्केलेटल मस्कुलर सिस्टम, यानी सारे सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको बताया जाएगा कौन से पार्ट की कौन सी मेडिसिन है और वो मेडिसिन कैसे काम करती है ऑर्गन के हिसाब से दोस्तों। हालांकि इतना सब आपको पता है, लेकिन काम कैसे करती है और वहां पर किस मेडिसिन को आपने जोड़ दिया उसके साथ में तो कितना काम करेगी। अगर कोई मेडिसिन आपने ज्यादा कर दी तो कैसे करेगी, कम कर दी तो कैसे करेगी, कौन कौन सी मेडिसिन आपको ऐड करना पड़ेगी, नहीं करेंगे तो क्या होगा, अगर करेंगे तो क्या होगा। ये सारा प्रोटोकॉल हमारे सीनियर जानते हैं दोस्तों, इसीलिए वहां पर आप लोगों को ये सारी चीजें बताई जाएंगी दोस्तों।
ज्यादा हम नहीं बोलते हुए स्टार्ट करते हैं दोस्तों इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के बारे में। इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के बारे में ज्यादा बताना इसलिए संभव नहीं है कि हमारा फिर मेन उद्देश्य भटक जाते हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में आप लोगों को सारी चीज मालूम है दोस्तों। ये एक प्रकार से अगर आप देखा जाएगा ना दोस्तों, तो ये प्लांट बेस्ड पैथी है दोस्तों। तो अगर हम इस सिस्टम को देखें तो प्लांट बेस्ड मेडिसिनल सिस्टम है दोस्तों। तो जिस प्रकार से हम छोटी सी इकाई में हम अपना डेवलपमेंट करते हैं, इसी प्रकार से पौधा अपना डेवलपमेंट करता है और अपनी पूरी लाइफ में सन एनर्जी को, जितनी भी इलेक्ट्रिक रेज होती है दोस्तों, उन इलेक्ट्रिकल रेज को अपने अंदर अडॉप्ट करता है। अब हर प्लांट की खूबी होती है दोस्तों, कोई रेड को अडॉप्ट कर रहा है, कोई व्हाइट को अडॉप्ट कर रहा है, कोई ग्रीन को अडॉप्ट कर रहा है, कोई व्हाइट को, कोई ऑरेंज को, कोई वायलेट को, अलग अलग लेवल पर दोस्तों वहां पर जैसे रेनबो होता है उसी प्रकार से सब एनर्जी को अडॉप्ट करता है दोस्तों। और इसी एनर्जी को मेटी जी ने स्पेसिफिक कोऑर्डिनेशन टेक्निक के द्वारा दोस्तों प्राप्त करना शुरू किया था। और इसका जो एक्सट्रैक्ट निकाला दोस्तों, जिसको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन के सिस्टम में दोस्तों रेमेडीज के रूप में दर्ज किया गया। अब जितना होम्योपैथ की बात आती है तो होम्योपैथ में सिंगल रेमेडी का रोल होता है। एक सिंगल आपके सिम्टम देख लिए, एक मेडिसिन आपको उपयोग करके दिया जाए। लेकिन आपको मैं बता रहा हूं, अगर आज भी हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथ डॉक्टर सुधरे नहीं और हम लोगों ने इस पैथी को कॉम्प्लेक्स सिस्टम को अडॉप्ट नहीं किया, तो आपको मैं बता रहा हूं, आप होम्योपैथ के सारे लेवल को देख लो। होम्योपैथ में सिंगल मेडिसिन की बात की जाती है, लेकिन जितने भी होम्योपैथ के फार्मेसीज है आप देख लो, इसी साइंस को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की नैनो टेक्नोलॉजी को। और आज इसी पैथी में, होम्योपैथी में सारे प्लांट का जो मिक्सचर बना बना के, पेटेंट बना बना के बेच रहे हैं और उसी के भी आप पर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी डॉक्टर भी कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा, जितना भी एक्सट्रैक्टेड होता है जिसको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन के सिस्टम के रूप में रेमेडीज के रूप में उपयोग किया जाता है, तो रेमेडीज का मतलब होता है एक, जैसे आप सिंड्रोम की बात करते हो, एक डिसीज होता है आपके, तो कहा डायबिटीज है इसको, हाँ यार इसको सीकेडी है, हाँ यार इसको हाइपरटेंशन है, आप एक डिसीज बोल रहे हो। लेकिन अगर ये सब साथ में मिल गई तो आप बोलोगे ना सिंड्रोम। उसी प्रकार से दोस्तों यहां पर हम इस प्रकार के सिंड्रोम को ट्रीट करने के लिए मेटिजी ने एक बहुत नया रास्ता निकाला। उन्होंने कई प्लांट्स को उनके कैरेक्टर के हिसाब से, कुछ प्लांट डायरेक्टली उस ऑर्गन की तरफ काम कर रहा था डायरेक्टली, कुछ उस बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं हो, इसलिए कुछ प्लांट ऐसे मिलाए गए कि एकदम से एक्टिव प्लांट ये जाकर वहां पर कोई डैमेज नहीं करे, धीरे धीरे काम करे, इसलिए उसको थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए वहां पर कोई प्लांट्स मिलाए गए। और कुछ ऐसे प्लांट मिलाए गए जो डीप में जाकर नर्वाइन काम करे, इसलिए थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में उनको मिलाया गया। इसी रेशियो को समझने की जरूरत है, जो मैंने होम्योपैथी के अध्ययन के बाद में ये चीज बारीकी से समझी है दोस्तों। इसीलिए याद रखिएगा, जब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की बात करोगे आप, तो आपको तीनों को डिवाइड करके तीनों को डिफरेंटली समझना पड़ेगा दोस्तों। यानी इलेक्ट्रो और होम्यो और पैथी, तीनों को जब आप समझ जाएंगे ना, तो आपको क्रिटिकल से क्रिटिकल चीज को समझने में केवल ये लैंग्वेज ही आपको बेनिफिट दे देगी दोस्तों। यानी जब आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के लेवल पर जाओगे दोस्तों, और जब आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जब कोई भी डिसीज डेवलप हो रही, तो दोस्तों सिंगल एक कैरेक्टर लेकर नहीं आएगी, कोई जरूरी नहीं कि एक कैरेक्टर लेके आए। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान, आप बैकवर्ड चलें, तो मैं आपको इसका कल डिटेल पूरा बताऊंगा, लेकिन मैं आपसे केवल एक क्वेश्चन पूछता हूं, आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। और आप दिन भर आज सोचिएगा, कल मैं इसका पूरा डिटेल आपको बता दूंगा, और पूरा डिटेल बताऊंगा तो आपको समझाऊंगा कि जब ऑर्गन रेमेडी कहा जाता है तो कोई मेडिसिन डायरेक्ट ऑर्गन पे काम नहीं करती है दोस्तों। ठीक है, वो जाएगी ब्लड और लिम्फ के थ्रू, और जब ब्लड और लिम्फ के थ्रू जाएगी तो सबसे छोटी इकाई क्या होती है बॉडी के, सेल होती है। सेल कई मिलकर क्या बनती है, टिश्यू, और टिश्यू कई टिश्यूज मिलकर क्या बोलते हैं, ऑर्गन। तब जाकर वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की मेडिसिन काम करती है। हमारे बहुत सारे मित्रों ने मुझे कहा कि सर आप तो कहते हो ऑर्गन की रेमेडी है, ऑर्गन पे कैसे काम कर रही है हमें बताओ। तो मैंने फिर डिटेल उनको सर्च करके बताया कि किस टाइप से ये मेडिसिन काम करती है। और जब उनको समझ में आ गया, तब वो समझ गए कि ऑर्गन के लेवल पर भेजना है तो कितने पार्ट में भेजना है, केवल ऑर्गन तक काम करना है या उस ऑर्गन। अब आपको पता है, आगे चलेंगे, उसके आगे ऑर्गन के आगे कई ऑर्गन मिलकर सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, तो ऑर्गन मान लो आपने ओरी पे काम करना, आपने S2C2 कर लिया, ठीक है, या ओरी पे काम कर गया। मान लो यूट्रस पे काम करना, आपने C1A1 कर लिया, यूट्रस पे काम करा, लेकिन पूरे यूट्रस पे काम कराना है, फिर क्या करोगे? क्या वही ओरिजिनल मेडिसिन दोगे? नहीं ना, आप उसको नेगेटिव करना पड़ेगा, आप उसको डाइल्यूट करना पड़ेगा, आपको स्ट्रोक मैक करना पड़ेगा, जो भी आप डाइल्यूट थेरेपी से करते हैं या
फिर 147 के रेशियो से करते हैं। अब जिस टेक्निक से उसको आगे बढ़ाते हैं उसी टेक्निक के आधार पर आपको वहां पर देखना पड़ेगा दोस्तों। तो जब आप वहां पर इस प्रकार की पूरा कंसिडरेशन समझ जाते हैं कि मुझे इस पार्ट में मेडिसिन भेजना है और मुझे इतनी पोटेंसी में भेजना पड़ेगा या इतना डायल्यूशन करके भेजना पड़ेगा, तभी वहां जाएगी, वही इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक फिजिशियन परफेक्ट इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक फिजिशियन बन पाता है दोस्तों। एक कॉपी पेस्ट करना, यानी किसी ने इस ग्रुप में सीखा और किसी ने उस ग्रुप में सीखा, दोस्तों वो काम नहीं है। आपको प्रूफ करना है, मैं आपको सिखाऊंगा, हमारा ग्रुप सिखाएगा। जब हम लोग डिस्कशन करते हैं तो कोई भी प्रोटोकॉल अगर आपको पूछना है, आप डायरेक्ट लाइव क्लास में नहीं पूछते हैं, आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे पूछते हैं। और हमारे जितने सीनियर है वो ऐसे ही गाइड कर देते हैं। मेरी जरूरत पड़ती है तो मैं जरूर गाइड करता हूं दोस्तों। जितने क्रिटिकल केसेस होते हैं वहां पर हमको स्टडी की जरूरत होती है। अचानक किसी भी चीज का पैथोलॉजिकल रिपोर्ट के हिसाब से आप अगर प्रोटोकॉल मांग रहे हो, सबसे पहली गलती कर रहे हो दोस्तों। कभी भी आप पैथोलॉजिकल रिपोर्ट के हिसाब से डायरेक्टली पेशेंट के ऑर्गन्स कौन कौन से सफर कर रहे हैं वो ऑर्गन्स के पता आप नहीं लगा सकते। कल इसकी फिलॉसफी बताऊंगा दोस्तों, और जब फिलॉसफी आपको समझ में आ जाएगी ना तो मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैटी जी ने 45 पॉइंट्स का बहुत बड़ा थ्योरी दिया है और ये एकमात्र हमारे पास है दोस्तों। छीन लो, आप लोग अभी भी छीन लो इसको। अगर आप नहीं छीन पाएंगे तो दूसरा साइंस इसको ढूंढ लेगा और अपने में मर्ज कर लेगा दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अभी कई लोग ऐसे हैं जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथ को ही नष्ट करने पे तुले हुए हैं, और हम नहीं चाहते कि इतनी अच्छी चीज आपके हाथ से चली जाए दोस्तों। तो जब तीन वर्ड आपने देखा इलेक्ट्रोहोम्योपैथ का, इलेक्ट्रो हुआ, होम्यो हुआ और पैथी हुआ, तो दोस्तों तीनों वर्ड में ही जान है। तीनों वर्ड के डिसिप्लिन को समझकर आप बहुत इजीली आप कोई भी प्रोसेस जो होती है बॉडी की जनरेट कर सकते हो दोस्तों। आप लोगों को क्लियर मालूम है हमारी पूरी बॉडी में केमिकल प्रोसेस होती रहती है, ठीक है। अब जब केमिकल प्रोसेस होती रहती है तो हमें पता है कि बगैर एंजाइम के तो कोई केमिकल प्रोसेस होगी नहीं दोस्तों, ठीक है। हर ऑर्गन के लेवल पर एक एंजाइम होता है रिस्पॉन्सिबल, जो उस ऑर्गन के उस सिस्टम के फंक्शन को जनरेट करता है। अब अगर हमको ये सारी चीज पता है तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि भाई प्लांट में जो उपयोग कर रहे हैं उसके भी तीन पार्ट है, ठीक है, जो इलेक्ट्रो के अंतर्गत आप देखते हो। यानी प्लांट से जो आप उसने जीवन भर में जो एनर्जी डेवलप करी है दोस्तों, जिसे हम ओट फोर्स का नाम देते हैं, या प्लांट के लाइफ का फ्लूड या फोर्स का नाम देते हैं दोस्तों, उसे हम बायो एनर्जी का नाम देते हैं। यानी प्लांट ने अपनी एनर्जी को जो बायो के रूप में जनरेट किया था दोस्तों। तो बायो का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग यहाँ कंफ्यूज होते हैं। बायो का मतलब केवल ये होता है कि बायो मतलब बायोलॉजिकल प्रोसेस से जब आप ले रहे हो वो प्योर होता है, ठीक है, प्योर एक्सट्रैक्ट होता है जो उस प्लांट ने अपनी जिंदगी में ऑब्जर्व किया था, वहां पर एब्जॉर्ब किया था। इसीलिए दोस्तों ये टॉक्सिक नहीं है, ये जहर नहीं है, इनको बहुत ही एक्टिवली रूप में हम कलेक्ट करते हैं दोस्तों। और ये उस अगर आप देखोगे ये लाइफ या लिविंग थिंग्स जो जिंदा लोग होते हैं ना उनसे रिलेटेड होता है, बिल्कुल सेम वही कंडीशन में होता है। यानी आप एक प्लांट की जिंदगी को लेकर एक मनुष्य की जिंदगी को बैलेंस करने का काम कर रहे हो, उसको वहां पर मेंटेन करने का काम कर रहे हो दोस्तों। तो ये ऐसे नहीं होगा, ग्रीन और ताजे प्लांट से होता है दोस्तों। और जब इससे एनर्जी कंटेंट जो अपनी लाइफ में प्राप्त करता रहता है उसको हम तीन डिवाइड करते हैं, माइक्रो, मैक्रो और ट्रेस एलिमेंट। इस रूप में हम लोग उसको कलेक्ट करते हैं, और कलेक्ट करके दोस्तों जो हर्ब्स यानी आपके प्लांट्स से प्राप्त होते हैं दोस्तों, इनका उपयोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन सिस्टम में दोस्तों रेमेडी के रूप में किया जाता है। यानी जिसको आप बोलते हो स्पेजरिक इसेंस दोस्तों, जो क्यूरेटिव एजेंट्स होते हैं ये प्लांट से प्राप्त कर लेते हो दोस्तों। और इन इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है, इन प्लांट्स का जब आप कार्य देखोगे या इलेक्ट्रिसिटी का जब आप फंक्शन देखते हो इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के बिहाफ पर दोस्तों, ये ऐसा पावर होता है जो दिखाई नहीं देता दोस्तों, बिल्कुल दिखाई नहीं देता। और जब वहां पर रिजल्ट देता है तो इतनी तेजी से रिजल्ट देता है दोस्तों कि बड़े बड़े मेडिकल साइंस के ज्ञाता भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं ये क्या होता है। और इसका हमने बहुत बड़ा फिलोसॉफिकल पॉइंट अभी हमने जो सेमिनार किया था आप लोगों को ध्यान हो, स्मेल एंड एक्सटर्नल एप्लीकेशन थेरेपी, हमने इतना बोल्ड बना दिया है हमारे डॉक्टर्स को। ये पहली बार लॉन्च हुआ इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में, और मेरा नहीं है, हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक फैमिली का है दोस्तों। और हम लोगों ने मिलकर इसको इतना डेवलप कर दिया है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथ रेमेडी को आप केवल एक्सटर्नल अप्लाई कराकर या केवल स्मेल कराकर आप कितनी जल्दी रिस्पॉन्स ले सकते हो दोस्तों। सेरिब्रल एट्रोफी हो,
या किसी को स्मेल नहीं आ रही है कोरोना के कारण, या किसी को ब्लीडिंग हो रही है नोज से, या किसी को ट्यूमर हो गया, ब्रेन ट्यूमर हो गया, या किसी को माइग्रेन हो रहा है, या किसी को पॉलिप्स हो गया, एडिनोइड्स हो गया, किसी को ईयर में पेन हो रहा है, दोस्तों केवल और केवल एक्सटर्नल स्मेल और अप्लाई से ही हमने ठीक कर दिया। दोस्तों काफी फोन आए मेरे पास, काफी सीनियर डॉक्टर्स ने फोन लगाया कि भाई आप क्या करना चाह रहे हो, कैसे कर रहे हो दोस्तों। तो वहां पर हम लोगों को बहुत बढ़िया रिजल्ट टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिले हैं दोस्तों। और यही रिजल्ट हम लोग हमारी टेबल प्रैक्टिस में जब स्टार्ट किए थे दोस्तों, और उसका कार्य जब हम किए थे वहां पर हम लोगों को देखने को मिला है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों जब हम इस कार्य को आगे जनरेट कराए तो हमें समझ में आना चाहिए कि इलेक्ट्रोमेपैथ क्या होता है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो। अगर आपसे कोई पूछता है तो आपको यही डिमॉन्स्ट्रेट करना है कि दिस इज द इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, ठीक है। अगर होम्यो का मतलब होता है दोस्तों बैलेंस। अब आपको पता है हमारी बॉडी अगर बैलेंस में चल रही है तो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक हमने निश्चित कर रखी है, सही समय पर उठना, सही समय पर सोना, सही समय पर खाना, सही समय पर पीना, ये बायोलॉजिकल क्लॉक है। और इसी बायोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी डेवलप होती है दोस्तों, यानी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अगर हमने हमारे डेली वातावरण को प्रभावित कर दिया तो क्या होगा दोस्तों, डेफिनेटली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रभावित होगा, हमारा डेवलपमेंट प्रभावित होगा दोस्तों। इसीलिए होम्यो का मतलब आपको बेसिकली समझना है बैलेंस, यानी आपको यह देखना है लिम्फ और ब्लड के बीच में प्रॉपर बैलेंस होना ही महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट साइंस है ब्लड और लिम्फ के बीच में बैलेंस होना, और यही मैटी जी का बहुत बड़ा अस्त्र है दोस्तों। मेरे जितने कलीग्स, जितने होम्योपैथ डॉक्टर है, मुझे बहुत खुशी होती है कहते हुए 115 डॉक्टर, 115 होम्योपैथ डॉक्टर्स को मैंने इलेक्ट्रोहोम्योपैथ सिखाई है दोस्तों। और आज वो होम्योपैथ का नाम जरूर लेते हैं लेकिन प्रैक्टिस इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में करते हैं और हजारों हजारों पेशेंट को ठीक कर रहे हैं। और वो एक ही बात कहते हैं, यार ये तो मैजिक है यार, कहां तूने सीख लिया और कहां हमको सिखा दिया। लेकिन हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथ फिजिशियन नहीं सीख पा रहे हैं दोस्तों, ठीक है, क्योंकि वो अपडेट नहीं होना चाहते, बिल्कुल अपडेट नहीं। और हम चाहते हैं कि नहीं, हमारा इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक फिजिशियन ही उस होम्योपैथ डॉक्टर के, उस आयुर्वेद डॉक्टर के, उस मॉडर्न साइंस के डॉक्टर के सामने अगर बैठा है तो हमें अपडेट होकर उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा दोस्तों। इसीलिए याद रखिएगा, लाइफ में अगर हम अपडेट करेंगे तो हमें यह समझ में आएगा कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथ काम कैसे करता है दोस्तों, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की बात करें तो लाइफ में ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है और उसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम के चैनल के रूप में काम करता है ब्लड और लिम्फ दोस्तों, ठीक है। इसीलिए हमारा जो प्रिंसिपल है दोस्तों वो इसी पे आधारित होता है। और यही कारण है कि जब एक हेल्दी पर्सन है तो उसकी बॉडी में ब्लड और लिम्फ हेल्दीली, बिल्कुल आसानी से, स्वस्थता के साथ बहता रहता है, सर्कुलेट करता रहता है, ट्रांसपोर्ट करता रहता है। अच्छी चीज जाना, बुरी चीज आना, ये दोनों प्रोसेस वहां पर जनरेट होती रहती है दोस्तों। तो इसीलिए लिम्फ और ब्लड इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में एक डायग्नोस्टिक बेस का काम करता है। और यही डायग्नोस्टिक बेस हमें बताता है कि यहां पर ब्लड दूषित हुआ है या लिम्फ दूषित हुआ, अर्थात वहां पर ब्लड में प्रॉब्लम है या लिम्फ में प्रॉब्लम है। पुराने लोग कहते थे, अगर आपको याद हो दोस्तों, तेरा खून खराब हो गया है। अरे खून कैसे खराब होगा भाई, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आपको समझना है कि वाइटेशन ऑफ द लिम्फ एंड ब्लड इज द कॉजेज ऑफ डिसीज। ये हमारा प्रिंसिपल के रूप में हमारे सामने आ जाता। तो क्या ऐसे ही हो जाएगा दोस्तों, क्या ब्लड और लिम्फ ऐसे ही अफेक्टेड हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग चैनल होते हैं दोस्तों। और अगर हमारी गलती होती है, हम खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं दोस्तों ब्लड और लिम्फ के लेवल पर। अगर हमने गंदा पानी पिया, हमने गंदा खाना खाया, हमने टाइम पे खाना नहीं खाया, भाई बायोलॉजिकल क्लॉक को डिस्टर्ब कर दिया, डेफिनेटली मान के चलो आपकी बॉडी डिस्टर्ब हो गई दोस्तों। यही चीज आपको यहाँ पर टेक्निकली सीखना है। तो पैथी क्या है, इलेक्ट्रो आपने समझ लिया, पैथी क्या है? पैथी इज ए सिस्टम। आप इलेक्ट्रो को समझ गए, होम्योपैथ को समझ गए, इलेक्ट्रो होम्योपैथ के मेडिसिन का उपयोग कर कर किसी व्यक्ति को जो प्रभावित है, डिसीज से ग्रसित है, उसका ट्रीटमेंट करना, यही इलेक्ट्रो होम्योपैथ है दोस्तों। सिंपल सी प्रोसेस है और इसी सिंपल प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है दोस्तों। दूसरी बात, कल का क्वेश्चन है, कल का टॉपिक आज ही बता रहा हूं दोस्तों। कल पूरा आपको बताऊंगा कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा डिसीज मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के रूप में होती है। क्यों होती है दोस्तों, ठीक है, और क्यों होती है उसका इलेक्ट्रोहोम्योपैथ से क्या लेना है देना, ठीक है। एना देना आपको समझना पड़ेगा, यानी हमारा उद्देश्य है एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल बैकग्राउंड पर पैथोलॉजी जो उत्पन्न हो रही है, जो डिस्ट्रक्शन उत्पन्न हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोहोम्योपैथ को पेश करना। और उसी के अकॉर्डिंग, अर्थात आप जो पुराने कायदे कानून पे चलोगे दोस्तों तो कभी भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथ का प्रोग्रेस नहीं होगा।
और हम जब एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल बैकग्राउंड पे, यानी उस ऑर्गन में एनाटॉमी क्या है, उस ऑर्गन के फिजियोलॉजी क्या है, उस ऑर्गन का एनाटॉमी में गड़बड़ हुआ, फिजियोलॉजी में गड़बड़ हुआ, तो पैथोलॉजी क्या बन रही है, और इनका रिलेशन किस ऑर्गन से, और इन चीजों को समझने के लिए कल सबसे पहला चैप्टर होगा दोस्तों, कभी भूलिएगा मत। कल का चैप्टर आपके लाइफ को चेंज करने वाला होगा, ये मैं मानता हूं, और मेरे जितने सीनियर कलीग्स इसमें जुड़े हुए हैं, जो रिपीट कर रहे हैं, उनको भी पता रहेगा कि यहाँ पर कितना बड़ा चैप्टर है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का। दोस्तों मैं आपसे केवल एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप इस चीज को समझिएगा। आज के समय में मॉडर्न परिस्थिति के अनुसार, मेरे पास कल एक पेशेंट आया जो केवल 14 साल का है दोस्तों, ओनली 14 ईयर्स। उसका ब्लड प्रेशर आपको पता है, 14 ईयर्स में तो कभी नहीं सुना होगा किसको हाई ब्लड प्रेशर होगा, 210/172 था दोस्तों। अब आप अंदाज लगा लीजिए, उसको सीवियर हेडेक हुआ, सीवियर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हुआ। ठीक है, क्यों हुआ मैं कल बताऊंगा, इसको आप समझिएगा, सोचिएगा ऐसा क्यों हुआ और इतनी कम उम्र में कैसे हुआ। तो फिर आप सोचिए कि हिंदुस्तान में तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ना एक्सरसाइज करते हैं, ना मेडिकल साइंस को समझते हैं, खाना पीना सोना। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में उन लोगों को बचाने के लिए हमको क्या करना है दोस्तों, कैसे करना है और कैसे हम उसको जनरेट करेंगे। अगर ब्लड प्रेशर उसको बढ़ा हुआ है तो केवल हार्ट को प्रभावित करेगा, लंग्स को प्रभावित करेगा, लीवर को प्रभावित करेगा, हाइपोथायराइडिज्म को प्रभावित करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, यूरिक एसिड को प्रभावित करेगा नहीं करेगा, ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल का रोल होगा या नहीं होगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें आएगी दोस्तों जो आपको कल एक ही दिन में समझने को मिल जाएगी, और उन तमाम डिसीज के लेवल पर आज आप जाके पूछ लीजिए कोई भी इलेक्ट्रोमेथ फिजिशियन से, भाई हाइपोथायराइड ठीक करना है, वो केवल हाइपोथायराइड की मेडिसिन देता है, कभी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की मेडिसिन नहीं देता दोस्तों। ठीक है, और यही फेलियर का कारण है इलेक्ट्रोमोपैथ का। और हमारे ग्रुप के जितने सीनियर पर्सन हैं वो प्रूफ के साथ कहते हैं, नहीं सर, हमने हाइपोथायराइड के मेडिसिन के साथ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को कंसीडर किया, और आज हमें रिजल्ट ये 3 महीने में हमारा थायराइड, हाइपोथायराइड का पेशेंट नॉर्मल हो गया। और यही चीज आपको सीखना है दोस्तों, और इसीलिए हम इस ग्रुप को जनरेट कर रहे हैं। जब पहले समय में, आजकल तो दोस्तों डिस्टिलेशन प्रोसेस के माध्यम से आपकी इलेक्ट्रोमेपैथ रेमेडीज बन रही है। ठीक है, आप जब बात करते हो पुराने समय की, जब आप पुराने समय की बात करते हो दोस्तों, तो कोहोवेशन टेक्निक होती थी, और कोहोवेशन टेक्निक के माध्यम से स्पेजरिक वर्ड को वहां पर प्रिपेयर किया जाता, स्पेजरिक एसेंस को प्रिपेयर किया जाता था दोस्तों। दोनों कॉन्सेप्ट, आज की जो कॉन्सेप्ट है और पुरानी कॉन्सेप्ट, दोनों कॉन्सेप्ट में बहुत डिफरेंस आ गया दोस्तों। पहले आप घर पे बना सकते थे एसेंस, बहुत इजी प्रोसेस के आधार पर, आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट पीरियड्स में कि स्पेजरिक एसेंस आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो दोस्तों। ये दोनों कॉन्सेप्ट जो थे ना, बहुत जेन्युइन थे दोस्तों, और इसीलिए इसका आधार जो उन्होंने रखा ना, एल्केमिकल वर्क के आधार पर रखा दोस्तों, अर्थात रसायन विद्या से संबंधित। अगर जिसने केमिस्ट्री पढ़ी है, जिसने फार्माकोपिया पढ़ा है दोस्तों, उनको कोई जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से सीख जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो स्पेजरिक जो होता है ना, प्लांट के सिक्रेशन को कहते हैं हम दोस्तों। ठीक है, प्लांट का जो सेपरेशन किया जाता है, प्लांट को मान लो आप, जैसे होम्योपैथ में उसको टुकड़े करके क्रश करके एक मशीन में डाल दिया जाता है और निचोड़ा जाता है, जैसे गन्ने का रस बनाया जाता है ना, इस टाइप से दोस्तों, इसको कहते हैं क्रश टेक्निक। ठीक है, और ये स्पेशली होम्योपैथ का विधा है दोस्तों। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रोमेपैथ की बात की जाए तो ये एक नया चिकित्सा है। पहले के समय में क्या होता था, एक बॉटल ले लिया जाता था, 1/4 तो उसको डिस्टिल वाटर में भर दिया जाता था, और जिस प्लांट का स्पेजरिक एसेंस निकालना है उसको टुकड़ों में, फूल, प्लांट, छाल, जो भी आपको डालना है वो पर्टिकुलर उसमें डाल दिया जाता था, और उसको बेड के नीचे या अंधेरे में रख दिया जाता था टेम्परेचर पर, 1 या 2 महीने तक सड़ाया जाता था दोस्तों। और उसके बाद में उसमें स्पेशली अगर 5 से 7 दिन बाद उसको खोल के देखा जाता था, जो प्लांट हमने डाला वो अंकुरित हो गया, उसको निकाल लिया, उसकी जगह दूसरा डाल दिया। जब हम 1 या 3 महीने के अंतर पर जब प्लांट को देखते थे तो बहुत ज्यादा गाढ़ा एसेंस आ जाता था, और वहां पर शुद्ध प्लांट डालने के बाद में भी उसमें तुरंत अंकुरित हो जाता था, सड़ने लगता था, बस वो हमारा स्पेजरिक एसेंस तैयार हो जाता था। इसको हम कोहोवेशन टेक्निक बोलते थे दोस्तों। लेकिन आज के समय में इसका पूरा परिवर्तन कर दिया गया दोस्तों। आज इसको हॉट डिस्टिलेशन प्रोसेस के माध्यम से दोस्तों वहां पर प्रिपेयर किया जाता है, यानी डिफरेंट कंपोनेंट्स को प्यूरिफाइंग करके, साफ करके दोस्तों, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। उनको साफ किया जाता है, और डिफरेंट डिफरेंट प्लांट में आप लोगों को याद होगा, साल्ट, मर्क्यूरी, सल्फर, इन प्लांट्स में डिवाइड किया जाता है, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, और फिर रिकंस्टिट्यूट कर दिया जाता है, जिसको रिकॉम्बिनेशन कहा जाता है। तो सबसे पहले प्लांट को उन्होंने डिस्टिलेशन किया, उसको
अच्छी तरीके से बार बार रिपीटेड डिस्टिलेशन के प्रोसेस के माध्यम से उसका अर्क निकाला, ठीक है, उस स्पेसिफिक क्रूड इसेंस को जिसको हम बोलते हैं वो निकाला दोस्तों। और वहां पर उसके बाद में दोस्तों उनको 3 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहले वोलेटाइल कंपोनेंट यानी सल्फर, सबसे पहले जो ऊपर ऊपर का पार्ट झागनुमा निकलता है उसको बोलते हैं वोलेटाइल कंपोनेंट सल्फर। और दूसरा निकलता है साल्ट, इसको इंक्यूबेटर मशीन में रखा जाता है और उसको बर्न किया जाता है, उसको बोलते हैं हम साल्ट। और तीसरा होता है दोस्तों प्लांट कंपोनेंट, एक्टिव एंजाइम्स होते हैं दोस्तों, इसमें बहुत एक्टिव एंजाइम्स होते हैं जिसको हम मर्क्यूरी कहते हैं। यही एंजाइम जो होता है ना दोस्तों जीवन होता है, लाइफ होता है। और इसी एक्टिव एंजाइम से मर्क्यूरी को निकालकर इन तीनों पार्ट को फिर से पहले सेपरेट किया जाएगा प्यूरिफिकेशन करके, साफ करके, एंड देन वहां पर आपको स्पेसिफिक एसेंस प्रिपेयर किया जाता है इन तीनों को मिक्स करके, यानी फिर से इनको रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया जाता है दोस्तों। तो हमें केवल इतना समझना है व्हाट इज दिस, ऐसा क्यों किया जाता है, और अगर ऐसा किया जा रहा है उसका बेनिफिट आपको क्या मिलता है। अगर आपको बेनिफिट समझ में आ गया ना तो मुझे उम्मीद है आपको वो चीजें समझ में आ जाएगी जो शायद अभी तक बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं है दोस्तों, ठीक है। जब आप किसी प्लांट को सिलेक्ट करते हो दोस्तों, ठीक है, तो प्लांट फ्रेश क्यों कहा जाता है कि फ्रेश प्लांट, आप ड्राई हर्ब का भी उपयोग करते हो लेकिन ड्राई हर्ब में वो कैरेक्टर नहीं आएगा जो लाइव प्लांट में आता है, याद रखिएगा, जो फ्रेश प्लांट में आता है। आजकल कई फार्मेसीज ऐसी है जो केवल ड्राई फार्म का उपयोग करती है दोस्तों, उनके एसेंस में वो ताकत नहीं रहेगी। जब आप फ्रेश प्लांट का उपयोग करते हैं, फ्रेश प्लांट या पौधे का उपयोग करते हैं तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं आप दोस्तों। पहला होता है डिस्टिलेट प्रोसेस, जो इसेंशियल ऑयल निकलता है। कई प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें डिस्टिलेशन प्रोसेस से आप देखोगे ऊपर ऑयल जैसा, आप एक पानी ले लीजिए और उस पानी में आप दूध को ऊपर से डाल दीजिए या आपका केरोसिन डाल दीजिए, आप देखो कैसे ऊपर तैरता हुआ अलग दिख जाएगा ना। इसी प्रकार से एसेंशियल ऑयल जब आप डिस्टिलेशन प्रोसेस से निकालोगे वो उसके ऊपर तैरता हुआ आपको अलग दिख जाएगा दोस्तों। दूसरा होता है एल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट, यानी उस प्लांट में से एल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट भी निकाला जाता है दोस्तों, यानी एल्कोहल के प्रोसेस से निकाला जाता है। और तीसरा होता है दोस्तों कैल्सिनेट, यानी मिनरल्स, मिनरलाइजेशन, उसका कैल्शियम टेक्निक को अलग करना। ये 3 प्रोसेस होती है और इन्हीं तीनों प्रोसेस को गुजरकर कोई भी एक अच्छी फार्मेसी वाला इलेक्ट्रोहोम्योपैथ रेमेडीज को प्रिपेयर करता है दोस्तों। अगर कोई व्यक्ति मदर टिंचर यूज करता है तो दोस्तों मुझे नहीं मालूम कि वो कैसे बना रहा, क्या कर रहा, लेकिन उसके रिजल्ट एग्रावेट आएंगे। यानी कोई भी मेडिसिन अगर आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की यूज करते हो उसका एग्रावेशन आ रहा, आप मान के चलो मदर टिंचर से बनी हुई है दोस्तों। लेकिन अगर किसी मेडिसिन का एग्रेशन आकर 1 दिन डोज बंद करने पर रिपीट वो चला गया तो आप मान के चलिएगा वो स्पेशली एग्रेवेशन नहीं था। आपको खुश हो जाना चाहिए कि नहीं, मैंने जो मेडिसिन दी है बिल्कुल करेक्ट दी है, बस मेरा डायल्यूशन गलत है। आपने मान लो किसी को 3rd डायल्यूशन दिया और 3rd डायल्यूशन देने के बाद में एकदम से सिम्टम बढ़ के बाहर आ गए, आपको खुश हो जाना चाहिए। आपने मेडिसिन का सिलेक्शन वंडरफुल किया है लेकिन आपने बहुत स्ट्रांग मॉलिक्यूल्स दे दिए। अब मान लो आपको नींबू का शरबत पीना है, आपने उसमें 1 चम्मच शक्कर डाला, वहां तक तो ठीक है, आपको टेस्ट लगेगा, अच्छा लगेगा। लेकिन अगर मैं कहूं नहीं 3 चम्मच शक्कर डाल के दो इसको, आपको 3 चम्मच शक्कर डाल दी नींबू के शरबत में, आपको कैसा लगेगा? आपका मुंह नहीं घूम जाएगा, आपका टेस्ट नहीं चेंज हो जाएगा। ये वो प्रोसेस होती है। आप अगर देना इतना सा है और आप दे इतना रहे हो तो सोचो दोस्तों कैसे हो। आप डायबिटिक पेशेंट है, आपको 1 या 2 कटोरी रबड़ी दे दो महीने भर में चल जाएगा, लेकिन आपने एक ही दिन में 4-5 कटोरी खिला दी, एकदम से जंप करेगा ना शुगर। तो इसी प्रकार से दोस्तों यहां पर मेडिसिन का सिलेक्शन और कितनी क्वांटिटी में सिलेक्शन करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही डिस्टिलेशन प्रोसेस भी सिखाता है, यही पोटेंटाइजेशन प्रोसेस भी सिखाता है। मैं दोनों चीज बताऊंगा। कई डॉक्टर्स इंडिया में ऐसी डिस्टिलेशन कंपनीज का प्रोटोकॉल शेयर करते हैं जो 1:9 रेशियो में प्रोटोकॉल, मैं वो भी बताऊंगा, उसकी भी लिमिटेशन है। और जब 147 की बात करते हैं वो भी अपनी लिमिटेशन में। लेकिन अगर आपको जितनी भी लोकल डिसीज की बात करना, 1:9 रेशियो जबरदस्त काम करेगा क्योंकि ये न्यूट्रिशन के रूप में काम करता है। लेकिन जैसे मैंने अभी उदाहरण बताया कि वहां पर एग्रावेशन हो रहा, एग्रावेशन इसलिए हुआ कि आपको वहां पर डिसीज की स्टेट देखना पड़ेगी, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th कौन सी स्टेट है और कितना डैमेज है, कितना डिस्ट्रक्शन है। तो वो मैं कल आपको बताऊंगा कि बहुत सारे लोग इस चीज में फेलियर में हैं दोस्तों, क्यों है ये भी कल बताऊंगा। तो जब यहां पर हम उस डायल्यूशन की बात करते हैं
तो उस आदमी को जब थर्ड डायल्यूशन से भी एग्रावेशन हो रहा, मतलब आपको सीधा 7, 8, 9, 10 इनमें से सिलेक्ट करना पड़ेगा और रिवर्स आना पड़ेगा। अर्थात मैं सिंपल सी बात कहता हूं, आप जब पॉजिटिव देते हो या हल्का सा नेगेटिव देते हो और उससे एग्रावेशन हो रहा, मतलब खुशी की बात है कि आपकी मेडिसिन सही है। आप उसको नेगेटिव टू पॉजिटिव आई है, मतलब हमने क्या करा कि डायरेक्टली उसको मोर नेगेटिव से शुरू करना था पॉजिटिव की तरफ, और हमने नेगेटिव स्टार्ट से शुरू कर दिया मोर नेगेटिव की तरफ, उससे एग्रावेशन हुआ। जैसे ही आप डायल्यूशन 10th करोगे और 10 से आप रिवर्स करोगे, आप देखोगे मिरेकल रिजल्ट। जैसे मैं उदाहरण बताऊं आपको, रिंगवर्म, जितने भी डॉक्टर रिंगवर्म का ट्रीटमेंट करते हैं, जितने भी डॉक्टर एक्जिमा का ट्रीटमेंट करते हैं, जितने भी डॉक्टर एक्ने का ट्रीटमेंट करते हैं, जितने भी डॉक्टर पाइल्स का ट्रीटमेंट करते हैं, जितने भी डॉक्टर गैंग्रीन का ट्रीटमेंट करते हैं, ये सारे लोग यही गलती करते हैं। ये सेकेंड या थर्ड डायल्यूशन से शुरू करते हैं 10th तक जाने। अरे दोस्तों, वहां पर नर्वाइन इफेक्ट की जरूरत है। आप अगर पॉजिटिव क्रॉनिक डिस्ट्रक्शन या डिजनरेशन के लेवल पर पॉजिटिव लेवल से जाएंगे, डेफिनेटली बहुत नुकसान होने वाला है। और यहां पर हमको समझना पड़ेगा, जो मैं कल आपको पूरा डिटेल बताऊंगा वहां पर। इसीलिए आप अभी यहां पर प्रोसेस समझिए, क्योंकि ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं दोस्तों। जब इन तीनों, यानी आपने डिस्टिलेट प्रोसेस यानी एसेंशियल ऑयल निकाल लिया, आपने एल्कोहल एक्सट्रैक्ट निकाल लिया, आपने कैल्सिनेट या यहां पर मिनरलाइजेशन कैपेसिटी के मिनरल्स निकाल लिया दोस्तों, तो क्या करा आपने, तीनों एक्टिव जो सक्रिय, बिल्कुल सक्रिय इंग्रेडिएंट्स है दोस्तों, उनको कंपोनेंट को पुनः आपने कंबाइन कर लिया। यानी पहले आपने डिवाइड किया और फिर उनको कंबाइन कर दिया। ये वो प्रोसेस होती है दोस्तों जो केवल एक फार्मेसी वाला करता है, हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पास इंस्ट्रूमेंटेशन होता है। तो अब हम डिपेंड किस पे, फार्मेसी वाले पे। अब फार्मेसी वाला कितना ईमानदार है ये मैं कल आपको बताऊंगा। कोई भी फार्मेसी वाला कितना ईमानदार है, अपने मेमोरी जैसे आप इस चीज को याद करिएगा दोस्तों। मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा दोस्तों, वास्तविकता आपको बताने वाला हूं कि इलेक्ट्रोमेपैथ की वास्तविकता क्या है और हम और आप कैसे इसको सुधार सकते हैं और कैसे इसको जनरेट कर सकते हैं दोस्तों। हीलिंग प्रिपरेशन जो होता है, इसी को कहते हैं जब तीनों एक्टिव प्रिंसिपल को मिला दिया जाता है, उसी के बाद आप हीलिंग देखिए, कितना जबरदस्त हीलिंग आपको देखने को मिलता है। इसीलिए कहा जाता था, जब हम लोग प्रैक्टिस पे आए थे 1998 में, हमारे यहाँ जबलपुर में गैविट हर्बल फार्मास्यूटिकल्स था। उनकी जो प्लांट उस समय मेडिसिन जो स्पेजरिक आती थी, 1 या 2 डोज देने के बाद रिजल्ट आ जाता था। अब नहीं आता। क्यों नहीं आता, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है दोस्तों। इसीलिए याद रखिएगा, स्पेजरिक मेडिसिन एक प्राचीन पद्धति है, मतलब पुराने समय से चली आई, मेठी जी की नहीं है दोस्तों। 500 ईयर्स का इसका बहुत बड़ा निशान आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, जब आप पैरासेल्स के साइंस को पढ़ोगे। इसीलिए जो फेमस स्विस फिजिशियन थे, पैरासेल जो फिलोसोफर थे, बहुत बड़े एल्केमिस्ट थे दोस्तों, जो शारी टेक्निक पे काम करते थे, ये स्पेजरिक के फाउंडर के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों। किंतु इन्होंने क्या करा था, उसको लिख के रख लिया, उसके बारे में जानकारी निकाल के रख ली, लेकिन कभी भी उन्होंने किसी को दी नहीं दोस्तों। केवल लिटरेचर कहीं पर उनका इतिहास मिलता है और 19th सेंचुरी के लेवल पर मिलता है दोस्तों। लेकिन जब 18th सेंचुरी की बात आई, जब हमारे गुरु डॉक्टर काउंट सीजर मेटी जी का जन्म हुआ दोस्तों 1809 में, 11 जनवरी 1809 में, और उनकी डेथ 4 सितंबर 1896 में थी दोस्तों। इस बीच में उन्होंने तमाम अपनी एक्टिविटीज को जनरेट करके दोस्तों इलेक्ट्रोहोम्योपैथ को वहां पर समझा, और उसकी लेवल पर सारे साइंस को, मॉडर्न साइंस को, आयुर्वेद, यूनानी, सारा साइंस का इतिहास मिलता है। जो वहां पर गए इटली दोस्तों, उन्होंने देखा है, उनके पूरे बंगले को देखा है, वहां पर सारे साइंस का इतिहास मिलता है। तो उन्होंने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी सिस्टम को इसी के अकॉर्डिंग 1865 में इन्वेंट किया था दोस्तों, 1865 में। और डॉक्टर बलदेव सक्सेना सर और डॉक्टर मुलर सर, इनको बहुत बहुत हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं दोस्तों। ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथ को इंडिया में लेकर आए थे, और इसी लेवल पर जब उन्होंने देखा, उन्होंने वेजिटेबल सब्सटेंसेस को प्रिपेयर किया दोस्तों, और फर्मेंटेशन के प्रोसेस से प्रिपेयर किया, और स्पेजरिक कोहोबेशन टेक्निक के रूप में इसको जाना जाने लगा दोस्तों। तो सिंपल सी आपको मैं लॉजिक बता रहा हूं, 3 लॉजिक, और उन्हीं 3 लॉजिक के बिहाफ पर आप समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। एक होता है वोलेटाइल ऑयल यानी सल्फर, जिसका मतलब होता है प्लांट का सोल, यानी प्लांट की अंतरात्मा आप ले रहे हो, सोल ले रहे हो सल्फर के रूप में। तो सल्फर प्लांट का सोल होता है, अंतर मन होता है दोस्तों, उसकी अंतरात्मा होती है, वो आप उपयोग कर रहे। सोचिए आप
आप कोई छोटी मोटी चीज नहीं ले रहे हैं दोस्तों। आज अगर अपनी जिंदगी है, आप किसी को पसंद करते हो, किसी को नहीं पसंद करते हो दोस्तों। आप जिसको पसंद करते हो उसके लिए कुछ भी कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? वो आपका सल्फर होगा, आपका मन होगा। आपका मन है तो काम होगा, नहीं तो नहीं होगा दोस्तों। इसका मतलब है प्लांट में सोल होता है दोस्तों। दूसरा, प्लांट का कंपोनेंट जो होता है जिसको हम मर्क्यूरी कहते हैं दोस्तों, उसका क्या मतलब होता है दोस्तों? प्लांट की बॉडी कहलाता है। मर्क्यूरी जो होता है प्लांट की बॉडी कहलाता है। आप उसकी बॉडी को ले रहे हो, यानी एंजाइम को ले रहे हो दोस्तों आप, ठीक है। यानी उसका प्लांट की जब आप बॉडी ले रहे हो यानी एंजाइम ले रहे हो, तो आपने पहला आपने उसका मन ले लिया प्लांट का, उसके बाद आपने बॉडी ले ली, और तीसरा चीज आप क्या लोगे दोस्तों? साल्ट का मतलब होता है दोस्तों प्लांट का नेचुरल एल्कलाइन, यानी क्षारीय पार्ट होता है, एल्कलाइन पार्ट होता है। आप कर क्या रहे हो? बॉडी को एल्कलाइज कर रहे हो, यानी बैलेंस करने का काम कर रहे हो। तो जब आप ये तीन चीज आपने ली, आपने सॉल ले लिया प्लांट का, आपने एंजाइम ले लिया, बॉडी ले ली, आपने उसका एल्कलाइन कैरेक्टर ले लिया, इसी से तो एल्केमिक टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आप स्पेसिफिक पेशेंट्स को प्रिपेयर करा रहे हो दोस्तों। ये बेस ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन, इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक प्लांट के एक्सट्रेशन के बेस पर आधारित मेडिसिन का सिस्टम है दोस्तों। यानी एक स्पेशल टेक्निक के माध्यम से आप जब यहां पर डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट तत्वों को यहां पर कलेक्ट कर रहे हो, वही इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक स्पेजरिक एसेंस कहलाता है दोस्तों। जब आप यहां पर रिपीटेड डिस्टिलेशन प्रोसेस की मदद करते हो, बार बार उसी चीज को रिपीटेड करते हो, इधर गर्म कर लिया, फिर इसको हटाकर फिर से ये जो पार्ट है इसको यहां लाए, फिर से इसको करा, रिपीटेड डिस्टिलेशन प्रोसेस कर करके दोस्तों जब आप उसको सेपरेट कर लेते हो तीन पार्ट में, सल्फर, मर्क्यूरी और साल्ट में, और फिर बाद में इनको अलग तरीके से फिर से जब आप मिक्स करते हो दोस्तों, इसी प्रिंसिपल के द्वारा मेडिकेशन या मेडिसिनल वॉल्यू को बनाते हो दोस्तों। और साइंटिफिक टर्म में इसे हम स्पेजरिक कोएबिशन टेक्निक और इस मटेरियल को हम स्पेजरिक एसेंस कहते हैं दोस्तों। उम्मीद है आपको एक छोटी सी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये फिलोसॉफी है इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, जब प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की बात की जाएगी, मैं देखो दोस्तों ये चीजें आपको सबको पता है, मैं केवल शॉर्ट टर्म में इनको आज खत्म करना चाहता हूं, ताकि जब हम फिलोसॉफिकल पॉइंट पे शुरू करें ना, हमारी टेबल प्रैक्टिस शुरू करें, क्योंकि आपको यहीं से कुछ सीखने को मिलेगा। तब आपको मैं कल जो मेटाबॉलिक प्रोसेस बताऊंगा, आपकी पूरी टेक्निक पता चल जाएगी आपको कि ईएच कैसे काम करता है दोस्तों। जब आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की बात करते हो दोस्तों, तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के फिजिशियन या मेडी जी मानते हैं ब्लड और लिम्फ में लाइफ होती है, यानी हमारी लाइफ किस में है? ब्लड और लिम्फ में। अगर हमारी लाइफ ब्लड और लिम्फ में है तो डेफिनेटली या तो ब्लड प्रभावित होगा या लिम्फ प्रभावित होगा, दो में से एक प्रभावित होने से हमारी बॉडी में डिसीज जनरेट होती है दोस्तों। और हमारा मानना है, जितने फॉलोअर्स है मैटी जी के, वो ये मानते हैं कि 9 डिसीज, 10 में से 9 डिसीज लिम्फ के डैमेज के कारण होती है और एक डिसीज ब्लड के डैमेज के कारण होती है। ये 100% फैक्ट है। तो आपको समझना चाहिए कि स्क्रोफुलोसो ग्रुप का लेवल कितना लंबा है दोस्तों, यानी लिम्फेटिक ग्रुप यानी स्क्रोफुलोसो ग्रुप से, चाहे वहां पर सेंग्वाइन टेम्परामेंट हो चाहे लिम्फेटिक टेम्परामेंट हो, स्क्रोफुलोसो ग्रुप के बगैर तो कोई भी डिसीज का आप जनरेशन नहीं कर सकते दोस्तों। इसीलिए याद रखिएगा, जब भी कभी आपकी बॉडी में ब्लड और लिम्फ में वाइटेशन होता है, दूषित होना होता है दोस्तों, आप मान के चलिएगा वो डिसीज को डेवलप करता है। और यही बायोलॉजिकल फैक्टर आप देखिएगा, कल मैं बताऊंगा कि कैसे डिसीज को जनरेट कर रहा है। और यही कारण है, कोई भी एक क्वेश्चन है मेरा कि आपको कल इसका जवाब मिलेगा। अगर आज की कंडीशन में देखा जाए तो हर व्यक्ति को ब्लड प्रेशर की टैबलेट लेने के बाद में भी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिलता है, व्हाई? शुगर की टैबलेट लेने के बाद में भी ब्लड शुगर बढ़ा हुआ मिलता है, व्हाई? ऐसा कारण क्या है? और व्हाई वी आर ट्रीटिंग वेरी इजीली फॉर दिस टाइप ऑफ केसेस? हमारा इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक सिद्धांत बहुत डिफरेंट है। वो कैसे काम करता है कल पूरा प्रूफ के साथ बताऊंगा दोस्तों। इसीलिए याद रखिएगा, अगर आपको लग रहा है कि ब्लड और लिम्फ में दूषित हो रहा है, इसका वाइटेशन हो रहा है, यानी वाइटेशन ऑफ द लिम्फ एंड ब्लड इज द कॉजेज ऑफ डिसीज, ये बेसिक फिनोमिना इलेक्ट्रोहोम्योपैथ का, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं दोस्तों। तो क्योर कैसी होगी दोस्तों? आप क्योर कैसे करोगे? सिमिलर रेमेडी, यानी उसी से मिलती जुलती रेमेडी जिसके कारण डिसीज क्योर हो रही है, वो चाहे फंक्शनल हो, चाहे एनाटॉमिकल हो, चाहे पैथोलॉजिकल यानी डिस्ट्रक्टिव हो गया प्रूफ आपका। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी का बैकग्राउंड, यही है इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक सिद्धांत दोस्तों, जो पहले के साइंस में पहले के डॉक्टर्स ने हम लोगों को गाइड नहीं किया। अगर हम लोगों को इस तरह से गाइड किया होता तो मुझे उम्मीद है कि आज हम 1-2 लाख नहीं, 50 से 60 लाख डॉक्टर्स, अभी तक 1 से 2 करोड़ 4 करोड़ डॉक्टर्स को जनरेट कर चुके होते हैं दोस्तों। क्योंकि एक
व्यक्ति के रिजल्ट देखकर सारे डॉक्टर आते हैं। अभी सब बीएचएमएस, एमबीबीएस, बीएमएस करना चाहते हैं, यूज करना नहीं चाहते। जो लोग करना चाहते हैं वो एक्टिव नहीं है। लेकिन मैं और मेरी टीम लगी हुई है दोस्तों इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के लेवल को बेस बनाने के लिए। इसीलिए आप लोगों को मोस्ट वेलकम है इस क्लास में दोस्तों। जब आप बेसिक लॉ ऑफ ट्रीटमेंट देखते हो दोस्तों, तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक सिस्टम का जो बेसिक लॉ क्या होता है? बेसिक लॉ सिंपल होता है, लॉ ऑफ सिमिलरिटी। आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बिहाफ पर देखना है, यानी आपका डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, आपका टेम्परामेंट क्या है, सिंपल सा दोस्तों। यानी कॉन्स्टिट्यूशन आधार पर डिसीज व्यक्ति की चिकित्सा जब आप करते हो तो आपको बहुत बारीकी से देखना पड़ता है ये टेम्परामेंट क्या होता है, और इसी टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग आपका पूरा इतिहास बनता है इलेक्ट्रोहोम्योपैथ का। लेकिन हमारे सारे सीनियर जानते हैं हम लोग कोई टेम्परामेंट नहीं देखते। क्यों नहीं देखते? क्योंकि हमारे पास 4 जबरदस्त स्तंभ है इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के, पावर बूस्टर, नेचुरल टॉनिक, जनरल टॉनिक और लिम्फो बूस्टर। हम ये 4 बूस्टर के साथ में किसी भी मेडिसिन को ऐड करके जब देते हैं तो मान के चलिए कि न केवल हमारा रिजल्ट 101% होता है, लोकल हो या जनरल डिसीज हो, हमें नेवर माइंड, हम सोचते ही नहीं है, और हमें रिजल्ट 24 घंटे में शुरुआत हो जाती है दोस्तों। हमारा फ्रोजन शोल्डर हो, हमारा रूमेटिक आर्थराइटिस हो, हमारा जॉइंट पेन हो, हमारा स्वेलिंग हो, हमारा डायबिटिक का पेशेंट हो, हमारा अस्थमा का पेशेंट हो, हमारा एलर्जिक कंडीशंस का पेशेंट हो दोस्तों, बहुत क्विकली हम लोग वहां पर अपने रिजल्ट ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट को समझ लिया, और वही कॉन्सेप्ट हम लोगों को दोस्तों बहुत आगे लेकर जा रहा है, और उसी के बैकग्राउंड पर दोस्तों हम लोग वहां पर इस कंडीशन को जनरेट कर रहे हैं दोस्तों। तो यहां पर जब आप कॉन्स्टिट्यूशन की मीनिंग समझोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। अब देखो, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं, इंडिया में एटमॉस्फेयर के हिसाब से अगर आप चलोगे तो मुंबई का वातावरण अलग है, मेरे एमपी में इंदौर का वातावरण अलग है, आप दिल्ली से हो, दिल्ली का वातावरण अलग है, ठीक है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की रेमेडी इसी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, इसी कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच के हिसाब से जरूरी नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूं दोस्तों, इस चीज को आप समझिएगा और इसको अपने डेली लाइफ में यूज करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आपको ये समझना है कि यहां पर जब आप इस प्रोसेस को देख रहे हो तो आपको एक चीज क्लियर होना चाहिए कि जरूरी नहीं मेरे यहां थर्ड डायल्यूशन काम कर रहा तो आपके यहां पे थर्ड डायल्यूशन काम करेगा। यही सबसे बड़ा सत्य है दोस्तों। आपके कॉन्स्टिट्यूशनल इफेक्ट पर, यानी आपका एरिया ठंडा है, आपका एरिया गर्म है, आपका एरिया बीच में आ रहा है, कैसा आ रहा है, आप पहाड़ के ऊपर हो, पहाड़ के नीचे हो, उसके अकॉर्डिंग आपका मेडिसिन का काम करेगा दोस्तों। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हो रहा है दोस्तों कि हम जब किसी लेवल पर जनरेट करते हैं, प्लांट जनरेट करता है, तो दोस्तों आपको ये चीज समझना चाहिए। हमारे यहाँ के प्लांट के जब आप स्पेसिफिक बनाओगे तो थोड़ा सा उसका लेवल कम होगा, लेकिन आप हिमाचल प्रदेश पहाड़ी इलाकों के जो प्लांट्स लोगे, उन नेचुरल इलाकों में, नेचुरल वातावरण में पनपे हुए प्लांट है, उनका जो कैरेक्टर होगा, उनका जो रिजल्ट होगा, इससे 2 गुना होगा। ये एक कारण है, और इसी कारण के बिहाफ पर आप देखोगे आज के समय में पॉल्यूशन कितना बढ़ गया, और उस पॉल्यूशन के बिहाफ पर आप किसी प्लांट को एक्सट्रैक्ट को तय करोगे तो दोस्तों आपको पता चलना चाहिए कि प्लांट का कैरेक्टर भी चेंज होता जा रहा है। और यही कारण है होम्योपैथ हम लोगों से आगे है। अगर इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में हमारे जैसे कई डॉक्टर्स अगर शामिल हो जाए ना, वही हम लोग चाह रहे हैं दोस्तों, 1000 डॉक्टरों का ग्रुप। हम लोगों को ये करना है कि डेली प्लांट के लेवल पर अध्ययन करना है दोस्तों। तो जब आप अगर डेवलपमेंट देखते हो तो आपको यह देखना है दोस्तों पूरी बॉडी का निर्माण कैसे हो रहा है, जीन के बेस पर होगा ना। एक सेल, सबसे छोटी फिजियोलॉजिकल इकाई हमारी बॉडी की क्या है? सेल, जीन, ठीक है। उस जीन के ऊपर निर्भर करता है। और आपको पता है दोस्तों, आदि माँ से आएगा, आधे बाप से आएगा, यानी दोनों का कैरेक्टर, दोनों का डेवलपमेंट कैसे हुआ। भाई मान लो माँ बहुत पढ़ी लिखी है, बाप कम पढ़ा लिखा है, या बाप बहुत पढ़ा लिखा है, माँ कम पढ़ी लिखी है, ठीक है। अब उसका डेवलपमेंट कैसा हुआ, वो गांव की है, ये शहर का है, या वो शहर की है, हम गांव के, ठीक है। दोनों का कैरेक्टर चेंज होगा, दोनों में डेवलपमेंटल चेंजेस जो होते हैं, जब वो संयुक्त होकर आएगा, एक तीसरी जनरेशन का बच्चा पैदा होगा दोस्तों, ठीक है। इसीलिए एक लॉ के ऊपर निर्भर करता है दोस्तों, जिसमें शरीर का निर्माण मेंटल और बॉडी के फंडामेंटल स्ट्रक्चर के बनने आदि पर डिपेंड करता है दोस्तों। यानी आपका माइंड क्या काम कर रहा है। इसीलिए मैंने जितनी प्लांट स्टडी बताई है, मल्लिका मैम आपको समझ में आएगी, सुमेश सर आप लोग सीनियर है, शुक्रा सर, रिचपाल सर, आपको समझ में आएगी ये चीज जिन्होंने पढ़ा है। मैं क्यों बताता हूं कि माइंड पे काम करना है, क्यों करना है? क्योंकि आप जब बात करते हो बॉडी का डेवलपमेंट हो रहा, ठीक है। एक घर है, एक घर में 2 बच्चे हैं,
और दोनों बच्चों को माँ बाप बिल्कुल सही तरीके से गाइड कर रहे हैं, न्यूट्रिशन दे रहे हैं। भाई माँ बाप है, वो ऐसा तो नहीं इसको ज्यादा दे दिया उसको कम दे दिया। देखो एक बच्चा मोटा हो गया, एक पतला हो गया, ठीक है, जो मोटा हो गया वो बिल्कुल उसको कोई लेना देना नहीं, और जो दुबला हो गया वो बिल्कुल कुड़ित प्रवृत्ति का है, यानी वहां पर वो बहुत जलता रहता है, इसको इतना दिया मेरे को इतना दिया, ठीक है, मेरे को ऐसा उसको, बस वो कुड़त करता है। और उस कारण से क्या होता है, उसके बॉडी में डिजनरेशन शुरू हो जाता है, यानी डिस्ट्रक्शन प्रोसेस हो जाती है, वो कभी ग्रोथ नहीं कर पाए। ये हाइपोथायराइड का केस मान लो, वो हाइपरथायराइड का मान लो, सेम कंडीशन आपको वहां पे दिखेगी, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये देखने की जरूरत है कि लॉ क्या कहता है। लॉ ये कहता है हमारे बॉडी के मेंटल और बॉडी के फंडामेंटल स्ट्रक्चर का बनना ही कॉन्स्टिट्यूशनल कहलाता है। यानी आप किस वातावरण में जिंदा हो रहे हो, किस वातावरण में आप डेवलप हो रहे हो, उसी वातावरण के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी का डेवलपमेंट होगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको डिसीज होगी। ऐसा नहीं है एक घर में दो व्यक्ति हैं, एक को अस्थमा एक को नहीं है, ऐसा क्यों? उसके डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है, वो क्या चाहता है, वो उसको देख के चलता है, समझदार है, वो अपनी सब चीजों को बचा के चलता है, उसका डेवलपमेंट बहुत स्ट्रांग हुआ। जो बचा के नहीं चलता, हाँ ठंडा भी आने दो, खट्टा भी आने दो, मीठा भी आने दो, सब करता है, लेकिन वो बीमार हो जाता है, अस्थमा के कैरेक्टर में चला जाता है। भाई पीढ़ी दर पीढ़ी तो नहीं था उसको, यही डेवलप हुआ। ये क्यों डेवलप हुआ? कॉन्स्टिट्यूशनल बेस पर डेवलप हुआ, अर्थात अपनी खुद की गलतियों की सजा उसको यहां पर देखने को मिलती है। इसी को हम कहते हैं दोस्तों फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमिकल बैकग्राउंड ऑफ आवर बॉडी। अब आप देखो इसका रिलेशन मैं आपको बताता हूं, आपको समझ में आएगा कि अगर आप इलेक्ट्रोमैथ को फिजियोलॉजिकल एनाटॉमिकल बैकग्राउंड पे स्टडी करते हो, आप ट्रायंगल बना लो, एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी। अर्थात ऐसा नहीं है कि यहां पर कोई डिसीज डेवलप हो रही, इस ऑर्गन में हो रही तो इसका इफेक्ट दूसरे ऑर्गन पे नहीं पड़ रहा, और यही है इलेक्ट्रोमैथ। हम लोग ये रिलेशन मेंटेन करके चलते हैं कि ये ऑर्गन में प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली इसका कहीं ना कहीं इसके साथ लिंक है, इसका इसके साथ लिंक है। और जब आप वो तीन मेडिसिन को, भाई आपके पास ज्यादातर तो मल्टीपल डिसऑर्डर के केस आते हैं ना, एक केस आया जिसको आपने हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट करना है, आपको पता चला है डायबिटिक भी है, आपको पता चला कि इसको पाँव में स्वेलिंग भी आती है, यानी किडनी भी इन्वॉल्व हो गए, आपको पता लगा इसका डाइजेशन ही क्लियर नहीं होता, इसको डिस्निया की प्रॉब्लम भी है, डिस्पेप्सिया भी है ना, इसको ये भी प्रॉब्लम है, इसको बैकेक भी है, अब मल्टीपल डिसऑर्डर हो गया, क्या करोगे आप? लिंक देखो कहां पर क्या जा रहा है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऑर्गन के फंक्शन को सपोर्टिव कैरेक्टर के कैंसरस ग्रुप की मेडिसिन के साथ आपने ऐड करके दे दिया, आप देखिएगा कितना बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। लेकिन पहला सिद्धांत ये होना चाहिए किसी भी कंडीशन में हमें ब्लड और लिम्फ को प्यूरिफाई करना है, और यही हमारे 4 जो प्रोटोकॉल होते हैं आपको मदद करते हैं। जब आप इसके बारे में जानेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कैसे हम लोग बिना टेम्परामेंट को देखे। भाई टेम्परामेंट तो दो ही है ना, मैं आगे बताने वाला हूं, दो ही टेम्परामेंट है, एक है सैंग्वाइन, एक लिम्फेटिक। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस उसमें आएगा डेवलपमेंट, तब जाकर वो मिक्स टेम्परामेंट में कन्वर्ट होगा। और मिक्स टेम्परामेंट में कन्वर्ट तब होगा जब अगर लिम्फेटिक टेम्परामेंट वाला मिक्स्ड में जा रहा है, लिम्फेटिक की डोमिनेंस हुई, सैंग्वाइन कम हुआ, आप देखो बिलियस टेम्परामेंट में चला गया। अगर यहां पर सैंग्वाइन की डोमिनेंस हुई, मतलब ज्यादातर कैरेक्टर सैंग्वाइन के और लिम्फेटिक के कम, आप देखो नर्वाइन चला गया, ठीक है। तो ये कैरेक्टर तब होगा जब उसमें डेवलपमेंटल डिफेक्ट आएगा। वो कैसे आएगा वो मैं बता रहा हूं दोस्तों। जब आप दोस्तों हाउ एप्लीकेबल कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्ट्रोमैथ सिस्टम, आप इलेक्ट्रोमैथ सिस्टम में कैसे इसको अप्लाई करोगे, और अगर आपने अप्लाई कर दिया तो कितना बेनिफिट मिलेगा, नहीं अप्लाई किया तो आपको कितना नुकसान होगा। ये दोनों चीज अगर हमारे साइंस से जुड़ना है तो हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बताते हैं कि भैया आपको पॉजिटिव क्या होगा, नेगेटिव क्या होगा। अगर आप यहां पर किसी भी प्रकार के प्रोटोकॉल को जनरेट करते हैं और टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग नहीं करते, ये एक ऑब्स्टिकल होता है, और मैक्सिमम 70% इलेक्ट्रोमैथ फिजिशियंस का एक ऑब्स्टिकल है दोस्तों इलेक्ट्रोमैथ में, कि डिग्री तो कोई भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसको अपना अपडेशन करके, फॉरवर्ड करके, टेक्निकल अप्रोच करके डेवलप करना बहुत कम लोगों को आता है दोस्तों। आप कहीं भी एरिया में चले जाएं, 4-5 इलेक्ट्रोमैथ के नाम चलते हैं, बाकी के इलेक्ट्रोमैथ नहीं चमकते। ऐसा क्यों दोस्तों? वो अपडेट होना नहीं चाहते। अपडेट होइए दोस्तों, हमारे साथ आइए, हम अपडेट करेंगे, और हमारे कंधे से कंधे मिलाकर चलिए। हमारे इसमें कोई बड़ा नहीं छोटा नहीं है, हम सब इक्वल है दोस्तों, और यही कारण है हमारे इतने मेंबर्स बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों। आज हमारे पास जब लास्ट बैच शुरू किया था, मलिका मैम, सुमेश सर, आपको याद हो मैंने कहा था 365 है, एक हमारा डॉक्टर चला गया हमको छोड़ के, डॉक्टर महेंद्र नाथ सर, आज भी याद आता है, बहुत ब्रिलियंट फिजिशियन थे वो दोस्तों, हेड्स अप है उनको। 364 थे, अभी 210 लोगों को हमने जोड़ा है, जो हमारे सीनियर तैयार हुए हमारे साथ। अब आप सोच लीजिए हम 500 प्लस चले गए हैं। तो दोस्तों
जब आप टेम्परामेंट के द्वारा यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को देखोगे तो इलेक्ट्रोमोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अनुसार दोस्तों आपको मैंने जैसे टेम्परामेंट बताया 3 प्रकार का होता है, एक सेंग्वाइन, एक आपका लिम्फेटिक और एक मिक्स्ड। ये 3 टेम्परामेंट कैसे होता है मैंने बताया। इन टेम्परामेंट को दोस्तों जब आप और डीप में जाओगे, ये कोई नहीं बताता, जब आप डीप में जाओगे तो उसको 2 कैटेगरी में आपको डिवाइड करना पड़ेगा, और वही 2 कैटेगरी अगर आप समझ गए तो मैं कहता हूं 50% आप किसी भी रोगी को अपने सामने बिठा लीजिए, देखते के साथ बोलोगे नहीं इसको S2 लगेगा, इसको S5 लगेगा, या अगर इसको C2 लगेगा तो इसको C5 नहीं C3 लगेगा। कैसे आप यहां पर देखने के साथ बता दोगे दोस्तों, कैसे बताओगे। सबसे पहला, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलप हो रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशन किससे मिलेगा, मैंने अभी बताया ना आपको, माँ और बाप के माध्यम से आधे आधे क्रोमोसोम जीन लेकर आते हैं दोस्तों। अगर माँ का डोमिनेंसी कैरेक्टर के रूप में हुआ तो माँ के कैरेक्टर आएंगे, पिता का डोमिनेंसी हुआ तो पिता के कैरेक्टर आएंगे दोस्तों। तो इसीलिए जब कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप करता है तो जेनेटिक सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है, याद रखिएगा आप, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है जेनेटिक, यानी हेरिडिटरी का लेवल, यानी माँ बाप के गुण से किसके गुण किस परिवार से आए हैं उन्हीं प्रकार के कैरेक्टर को आगे लेकर वो जनरेट करेगा, ये फैक्ट है दोस्तों। दूसरा, यहां पर इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है, जो मैंने कहा, यानी 2 फैक्टर सबसे स्ट्रांग होता है, सेंग्वाइन और लिम्फेटिक टेम्परामेंट, ये 2 ही टेम्परामेंट मेन होता है। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर की बात आती है दोस्तों, तब आपको देखना है ये तब उत्पन्न होता है जब लंबे समय तक किसी लिविंग स्टाइल में हम रहते हैं, यानी एक ही जगह हम लंबे समय तक रहते हैं। मान लो मैं 4-5 साल तक का एमपी में रहा और उसके बाद हिमाचल प्रदेश चला गया, ठीक है, तो क्या मेरे में चेंज नहीं आएगा? 100% मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, मेरे माँ बाप के पास से मुझे हॉस्टल में रख दिया गया, क्या होगा दोस्तों? डेफिनेटली मेरा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो जाएगा, और ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है दोस्तों ये। लेकिन ये टेम्परेरी होता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा, ये टेम्परेरी होता है। फिर से अगर मैं अपने घर आ गया तो मेरा टेम्परामेंट फिर से वही शुरू हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल और जेनेटिक एक, और दूसरा होता है इन्वायरमेंटल, यानी आप, इसीलिए मैंने कहा इन्वायरमेंटल चेंजेस के अकॉर्डिंग आपकी मेडिसिन का प्रोटोकॉल चेंज हो जाएगा। यानी जरूरी नहीं कि यहाँ D4 लग रहा तो वहां पे D4 लगेगा, वहां पर आपको D6 D10 तक जाना पड़ेगा, या D10 से शुरू करके D4 तक आना पड़ेगा। कई डॉक्टर सीनियर है वो इस चीज को बहुत अच्छे समझते हैं, मैं क्लियरली इंडिकेट करता हूं कि यहां पर आपको D4 से D10 तक जाना है, या यहां पर D10 से D4 जाना है, आपके पेशेंट कंप्लीट क्योर हो जाएगा, और मैक्सिमम यही काम होता है दोस्तों। इसीलिए याद रखिएगा, जब आप टेम्परामेंट की मीनिंग की बात करते हो तो दोस्तों मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये मीनिंग इसलिए इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, इलेक्ट्रोमोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन की जब बात करते हो तो व्यक्ति के कैरेक्टर दोनों लेवल पर होते हैं दोस्तों। कौन कौन से? फिजिकल लेवल पर और मेंटल लेवल, यानी आपकी बनावट क्या है, आप सोचते कैसे हो। एक घर है, एक घर में 2 बच्चे हैं, एक बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, एक बच्चा मेंटली थोड़ा सा डाउन है, क्या हुआ दोस्तों? माँ बाप ने तो दोनों को एक ही वातावरण में रखा है, ऐसा क्यों हुआ? एक बहुत मेंटली इंटेलिजेंट हो गया, एक बिल्कुल इंटेलिजेंट नहीं है दोस्तों। इसका मेन रीजन ये है दोस्तों कि जब हम टेम्परामेंट, इसी प्रोसेस को कहते हैं कि जो पेरेंट्स के जीन्स के माध्यम से जब एम्ब्रियो का पीरियड होता है दोस्तों, जब शुरुआत होती है, वहीं पर पूरी लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण रोल करता है उस व्यक्ति के अकॉर्डिंग दोस्तों। इसीलिए यह व्यक्ति का कॉन्स्टिट्यूशनल टेम्परामेंट होता है, यानी जो माँ बाप से लेकर आया वो फिक्स होगा, वो कभी चेंज नहीं होता है दोस्तों। अंत में हम ये कह सकते हैं दोस्तों, जेनेटिकली प्रत्येक इंडिविजुअल एक अलग ही इंडिविजुअल होता है, इस चीज को माइंड कीजिएगा दोस्तों। और इसी से आप समझिएगा, कोई भी पेटेंट आप यूज करते हैं तो क्या हर व्यक्ति पर वो पेटेंट काम करेगा? यही मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। आप ये कह सकते हो जेनेटिकली प्रत्येक इंडिविजुअल एक अलग ही इंडिविजुअल होता है दोस्तों। यानी हमारे माँ बाप हैं, 2 अलग अलग परिवार से आए, मिक्स हुए, हम बने, हमारा कैरेक्टर क्या होगा? उन दोनों के समान बिल्कुल नहीं, हम एक नए इंडिविजुअल के रूप में आएंगे। तो क्या उन 2 को जो मेडिसिन शूट करती है मुझे भी शूट करेगी क्या? ठीक है, तो ये डिपेंड करता है दोस्तों कि यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल कैसा डेवलपमेंट हो रहा है, और यही कारण है दोस्तों, इसी कॉन्स्टिट्यूशनल के बिहाफ पर आप इस चीज को समझ सकते हो। और यही कारण है, जब आप इसको डिटेल स्टडी करते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी मेडिसिन कैसे काम करती है दोस्तों। जब आपकी मेडिसिन काम करती है तो आपको ये देखना पड़ेगा कैसे काम कर रही है दोस्तों। सिंपल सी प्रोसेस होती है, ठीक है। जब आप इसके आगे मैं कल बताऊंगा आपको, वो आपको केवल अभी टेबल प्रैक्टिस में बता रहा हूं, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल में बताते जाऊं तो आपको समझ में आएगा दोस्तों। ये छोटी सी इकाई है सेल, मान लीजिए मेल और फीमेल के क्रोमोसोम मिले, 23 इधर से 23 इधर से, 46 पेयर, ये एक सेल बनी।
ये सेल आगे जाकर 2 सेल बनी, 2 सेल आगे जाकर 4 सेल बनी, ठीक है। तो सबसे फिजियोलॉजिकल इकाई क्या है? सेल, ठीक है। सेल में न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। ये टिश्यू फ्लूइड है आसपास सारे, ये फिर सेल आ गई, फिर टिश्यू आ गया, ठीक है। आपको मेडिसिन कैसे काम कर रही है वो बता रहा हूं दोस्तों। जब आप कोई भी मेडिसिन लेते हो, मान लो इलेक्ट्रोमेपैथ की कोई मेडिसिन ली, मान लो आपने भूख नहीं लग रही साहब, आपने S1 आरी दे दिया, ठीक है, S2 S5 आरी दे दिया, ठीक है, ठीक है, आपने कोई प्रोटोकॉल जनरेट किया, आपने दिया, वो कहां गई मेडिसिन? 2 तरीके से, अगर आपने डिस्टिलेशन प्रोसेस से या पोटेंटाइज मेडिसिन के रूप में दिया है उसको, वो पूरे ब्लड सर्कुलेशन के, यानी आपने खाना खाया, खाना खाने के साथ या भूखे पेट आपने जब मेडिसिन लिया, वो जाएगा आपके स्टमक में, स्टमक से जाएगा इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होगा और पूरी बॉडी में हार्ट के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट होगा। टाइम लगेगा दोस्तों, ठीक है, ये लिक्विड मेडिसिन का। लेकिन अगर ग्लोबुल से दिया आपने तो क्या होगा दोस्तों? जब आपने मेडिसिन को ग्लोबुल से दिया, आपकी सैलिवरी ग्लैंड में लिंगुअल ग्लैंड्स होती है, वो लिंगुअल ग्लैंड्स डायरेक्टली ग्लोबुल्स को अडॉप्ट कर लेती है और उसमें से जो मेडिसिन पार्ट होता है दोस्तों, उसको डायरेक्टली ब्रेन की तरफ फॉरवर्ड कर देती है। लेकिन याद रखिएगा, ब्रेन में ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, हर किसी मेडिसिन की ताकत नहीं है कि वहां ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर ले दोस्तों, ठीक है। यहां पर लिम्फॉइड टिश्यूज होते हैं, आपके टॉन्सिल्स होते हैं, वहां पर लिम्फॉइड टिश्यूज को स्टिमुलेट करके एंटीबॉडीज को प्रिपेयर करने का, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाने का काम करती है आपकी मेडिसिन, ठीक है, जो ग्लोबल्स में दी जाती है। लेकिन जब आप लिक्विड में देते हो वो डीप में काम करती है और लेकिन धीरे काम करती है। ये 2 प्रोसेस का डिफरेंस। तो जब आपने कोई मेडिसिन इंटरनल लिया और इंटरनल लेने के बाद में दोस्तों वो जो आगे बढ़ी, आगे गई, आपने इंटेस्टाइन में पहुंचाया, इंटेस्टाइन से पोर्टल सर्कुलेशन से एब्जॉर्ब होकर लीवर में आई और लीवर से उसमें एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक प्रोसेस, अगर वो हमारी बॉडी के लिए फायदेमंद है, लीवर उसको एक्सेप्ट कर लेगा एनाबॉलिक प्रोसेस में। अगर वो टॉक्सिक मटेरियल है उसको तोड़कर बाहर निकाल देगा, ठीक है। अब लीवर उसको कहां भेजेगा? ब्लड सर्कुलेशन में, ब्लड सर्कुलेशन से हार्ट में गई और हार्ट से पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, कोई भी न्यूट्रिशन हो या कोई भी मेडिसिन हो। और जब पूरी बॉडी में गई तो आपको पता है हमारी ऑर्गन रेमेडीज है, ऑर्गन रेमेडीज है मतलब उस ऑर्गन में जो एंजाइम्स काम करता है, वो एंजाइम जहां जहां बॉडी में काम करेगा, ये मेडिसिन उस एंजाइम को उस जगह पर पहुंचा देगी। ये बहुत बड़ा फ्रेमवर्क मैटी जी ने देखा था दोस्तों। और ये जब वहां पर ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से, मान लो ये यहां पर गया, ठीक है, ये ब्लड सर्कुलेशन है और यहां से ये मटेरियल यहां पर आया, ठीक है। अब आप देखिए, खाना खाया या आपने मेडिसिन खाई, वहां से आपकी एब्जॉर्प्शन तक जो लिम्फ का जनरेशन हुआ, यहां तक आपका स्क्रोफ्लोसो ग्रुप का प्रॉब्लम है। इस सारा मेडिसिन का फ्रेमवर्क, अगर वहां से लिम्फ के जनरेशन तक कोई प्रॉब्लम आती है, स्क्रोफ्लोसो ग्रुप का मेन रोल होता है दोस्तों, ठीक है। टेबल प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं। और यहां से जब ये फ्लूइड आया, यहां पर आ गया और यहां पर आकर इस सेल के अंदर जाएगा, तो यहां पर आपका एंजाइटी को ग्रुप का काम होता है दोस्तों, यानी लिम्फ का प्रोडक्शन एब्जॉर्प्शन तक का काम स्क्रोफ्लोसो ग्रुप का, और यहां से पूरी ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से पूरी बॉडी में भेजने का काम आपका एंजाइटी को ग्रुप का, यानी ब्लड सर्कुलेशन हार्ट के माध्यम से पंपिंग से एंजाइटी को ग्रुप A1, और वहां से पूरा वेस्टेज मेटेरियल आगे बताऊंगा। एंजाइटी को ग्रुप का काम हुआ, इसने यहां पर न्यूट्रिशन टिश्यू फ्लूइड में छोड़ दिया। अब टिश्यू फ्लूइड में छोड़ दिया, अब इस टिश्यू फ्लूइड से सेल के अंदर जाना और सेल से बाहर लाना लिम्फेटिको ग्रुप का काम होता है दोस्तों, ठीक है। सेल के अंदर से न्यूट्रिशन गया और वहां से बाहर आया, लिम्फेटिको ग्रुप का काम होता है। तो हुआ ना स्क्रोफ्लोसो और एंजाइटिको ग्रुप का मिडिलमैन लिम्फेटिको ग्रुप, ये इन दोनों के काम को व्यवस्थित करने का काम करता है। क्यों? क्योंकि एंजाइटिको ग्रुप का ये काम नहीं है कि यहां से केवल ब्लड लाकर यहाँ छोड़ देना, ठीक है। यहाँ पर लिम्फेटिको का काम यही नहीं है कि ये सेल के अंदर न्यूट्रिशन को ले गया, ले जाने के बाद सेल ने जब मेटाबॉलिक प्रोसेस किया, उस मेटाबॉलिक का जो वेस्ट प्रोडक्ट हुआ वो सेल से बाहर लाने का काम भी लिम्फेटिको ग्रुप का है। और यही लिम्फेटिको ग्रुप इसको एंजाइटिको 2 के माध्यम से वीनस ड्रेनेज में डालकर पूरी बॉडी से बाहर भेजने का काम करता है। इन पूरी प्रोसेस में इलेक्ट्रोमेपैथ का योगदान है और यही इसीलिए इसी प्रोसेस को हम कहते हैं वाइटेशन ऑफ द लिम्फ एंड ब्लड इज द कॉजेज ऑफ डिसीज। अगर ये कॉज है तो मैटी जी ने ये देखा कि हम सबसे पहले तो स्क्रोफ्लोसो को मजबूत करें, यानी हमारे लिम्फेटिक चैनल। अब लिम्फेटिक में क्या होता है, लिम्फ में क्या होता है आपको पता है दोस्तों?
आप देखोगे लिम्फेटिक सिस्टम में जाओगे तो WBC क्या करता है, हमारा प्रोटेक्टिव सेल्स होती है, ये उसको मैच्योर करता है दोस्तों। दूसरा, जब एंजाइटी को ग्रुप की बात करोगे तो ये ब्लड सर्कुलेशन के लेवल पर काम करता है, ब्लड सर्कुलेट करता है, अच्छा ब्लड बुरा ब्लड दोनों को बॉडी से लाने ले जाने का काम एंजाइटी को करता है, और लिम्फेटिक ग्रुप इसके बीच में काम करता है। हुआ ना? अगर आपको इस प्रोसेस में जनरेशन करना है, अगर आपको ब्लड को प्यूरिफाई करना है, तब हमारे 4 आधार स्तंभ जब आपको 5 दिन बाद क्लियर करे जाएंगे, इन्हीं 3 प्रोसेस के लेवल पर पूरा इलेक्ट्रोमोपैथी जिम्मेदार होता है। अब आपको ये समझना है, अगर किसी को डाइजेशन की प्रॉब्लम है तो आपको स्क्रोफलोसो ग्रुप के माध्यम से वहां पर न्यूट्रिशन यानी लिम्फ के प्रोडक्शन को मजबूत कर देना है, आप देखोगे ठीक हो जाएगा। यानी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में ये इतना काम करना है, यहाँ आगे नहीं जाना आपको। जब आपको लगता है कि नहीं साहब यहाँ पर सेंग्वाइन टेम्परामेंट का पेशेंट है, या ब्लड में कोई ना कोई पॉजिटिव सब्सटेंसेस मिले हुए, वेस्टेज मटेरियल मिला हुआ, वो बाहर नहीं निकल रहा है, और नहीं निकल रहा जब तो डिसीज को जनरेट कर रहा है, तब आपको एंजाइटी ग्रुप की मेडिसिन ऐड करना है दोस्तों। और जब लिम्फेटिक ग्रुप की बात आएगी, L1 L2 दो तो मेडिसिन है दोस्तों, ये मिडिल मैन का काम करेगी, यानी इसको भी सपोर्ट करेगी, इसको भी सपोर्ट करेगी, लेकिन आपको पता है इसको सपोर्ट करेगी तो न्यूट्रिशन बनाएगी, यानी लीवर की एनाबॉलिक प्रोसेस को जनरेट करेगी। यहां पर A2 को L1 के साथ जोड़ दिया तो आप देखोगे बॉडी के जितने वेस्टेज मटेरियल है बाहर निकालने का काम करेगी। यानी आपने कितना बढ़िया अप्रोच देख लिया, और इन्हीं अप्रोच को ध्यान रखकर आपको डिसीज को ट्रीट करना है। वो कैसे करना है दोस्तों, वो आपको मैं कल बताऊंगा। इतना क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है, जब आपको मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट बताऊंगा, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बताऊंगा, और उसको इलेक्ट्रोमोपैथी मेडिसिन में चलाना बताऊंगा, तो मुझे लगता है कि आपको बहुत क्लियर समझ में आएगा कि इलेक्ट्रोमोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन कितना प्योर सिस्टम है दोस्तों। तो ये था आज का टॉपिक दोस्तों। अगर आप लोगों को कुछ इससे क्वेश्चन है तो आप क्यूरी कर सकते हो, आप पूछ सकते हो दोस्तों। पहले तो सभी दोस्तों का स्वागत है। आप लोगों में से जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, प्लीज गो अहेड। सर जी प्रकाश सर। सर आज ना रिकॉर्डिंग की लिंक भेज देना सबसे पहले। जी बिल्कुल सर। टॉपिक के साथ में लेट जुड़ा ना इसलिए। जी बिल्कुल सर। और मुझे सभी ग्रुप में आज भेजना है क्या? नहीं, मैं बिल्कुल दे दूंगा। जी दोस्तों, आप में से किसी को कोई क्वेश्चनिंग हो, इससे रिलेटेड डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। क्या बात है, किसी को डाउट नहीं है? ओपन कर लीजिए, माइक ओपन कर दिया मैंने आप लोगों को। हेलो गंगाधर सर, आपके क्वेश्चन कहाँ गए? हेलो जी सैनी सर। बहुत अच्छा। जी सर। राकेश सर, कपिल देव सर। ठीक है सर, मैं समझ गया। जी सर, तो कुछ डाउट हो तो कुछ दोस्तों। नहीं सर, सब बढ़िया जी ठीक है दोस्तों, फिर आज यही रखते हैं हम लोग। जी सर। कल ज्वाइन कीजिए आप लोग। कल बहुत अच्छा टॉपिक है आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के रूप में। वहां पर आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझा दूंगा पूरा कि हिंदुस्तान में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के अकॉर्डिंग जो डिसीजेस होती है वो क्यों जनरेट करती है, और हमारे इलेक्ट्रोमोपैथ से हम कितनी जल्दी उसको रिवाइव कर सकते हैं, कितनी जल्दी ठीक कर सकते हैं, वो सारी चीज आपको कल बता दी जाएगी दोस्तों। थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर। थैंक यू सर।